रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में संविधान को लेकर चिंता का माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि वे संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। तनुज पुनिया ने कहा कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि ये देश की आत्मा है जो हर नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें दबे कुचले और पिछड़े वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ होती है तो इसका सीधा असर देश की सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संविधान की रक्षा के लिए जागरूक रहें और ऐसे प्रयासों का विरोध करें। देखिए, वजह यह है कि हमारे जो सत्ता में सरकार है, कोई ना कोई भाषण दे जाता है कि हम संविधान को बदल देंगे, या फिर संविधान के जो प्रावधान है, जो सुरक्षाएं दी गई हैं डिप्रेस क्लासेस को, उसको बैकडोर से ये लोग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे ये लार्ज स्केल पे संविदा कर्मचारी करने का कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दलित समाज, पिछड़ा वर्ग जो है नौकरी जहाँ पाता था, तो आरक्षण को एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको इन्होंने लगातार जिस पे हमला किया है, जो सीधे सीधे नहीं कर पा रहे हैं, जनता रिजेक्ट कर दे रही है, तो बैकडोर से इसको करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ एक अवेयरनेस के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, एक संविधान के साथ सॉलिडारिटी के लिए ये हमारी जो है मैराथन हुई यहाँ पे। राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है और आने वाले चुनावों का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नई नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुर्जर ने कहा कि बंगाल लंबे समय से सिंडिकेट राज और अव्यवस्था का सामना कर रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। उनके मुताबिक भाजपा सरकार बनने पर इस व्यवस्था को खत्म किया जाएगा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में विकास, पारदर्शिता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे लोगों का विश्वास सरकार में फिर से स्थापित हो सके। पश्चिम बंगाल चुनाव का वहां की जनता इंतजार कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा है कि यूसीसी वहां ला करके रहेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे और पश्चिम बंगाल की जनता को जो सिंडिकेट राज है उस सिंडिकेट राज से मुक्त कराएंगे। निश्चित ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके का अराजक वातावरण वहां की टीएमसी सरकार ने बना रखा है, उस अराजक वातावरण से पश्चिम बंगाल की जनता अपने आप को मुक्त करना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यूसीसी का वो स्वागत करेगी। 3000 रुपये वहाँ की बहनों को जो मासिक दिए जाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस पर भी वहाँ की बहनों को न्याय मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी वहाँ करने जा रही है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और पश्चिम बंगाल का विकास सुनिश्चित करें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट खालिद रशीद फिरंगी महली ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के असफल होने से वैश्विक स्तर पर निराशा का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। खासकर पश्चिम एशिया में अस्थिरता से वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि बातचीत ही किसी भी विवाद का सबसे बेहतर समाधान होता है, लेकिन जब बातचीत सफल नहीं होती तो तनाव और बढ़ जाता है। उनके मुताबिक दुनिया के बड़े देशों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस्लामाबाद में चल रही ईरान और यूएसए के दरमियान जो बातचीत थी वो फेल होने से पूरी दुनिया में एक मायूसी की लहर दौड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पे थी और सभी को उम्मीद थी कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। और जाहिर सी बात, इससे पूरी दुनिया पर एक बड़ी मुसीबत और जंग के बादल मंडरा रहे थे। और अब चूँकि ये टॉक्स फेल हुई है, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि OIC को और यूनाइटेड नेशन को इस मसले में इंटरवीन करना चाहिए और वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग करके इस मसले को दोनों ममालिक को बैठाल के हमेशा
हमेशा के लिए हल करना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि पूरे गल्फ रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ा ख़तरा है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बड़ा ख़तरा है। गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास के कई बड़े काम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार की योजनाएं हर घर तक पहुंच रही हैं और जनता इसका सकारात्मक जवाब चुनावों में देगी। उनके मुताबिक भाजपा का फोकस विकास, बुनियादी सुविधाओं और सुशासन पर है, जो राज्य की प्रगति का मुख्य आधार है। पूरे गुजरात के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत सभी के चुनाव होने जा रहे हैं और स्थानिक स्वराज की जितनी भी सत्ताएं हैं, संस्थाएं हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट विजयी भी होंगे और साथ में गुजरात सरकार और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब की केंद्र सरकार सभी को साथ मिलकर सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की अध्यक्षता में लिया गया है और अहमदाबाद से पूरा संदेशा हमेशा गुजरात भर में गया है। आज सभी वर्गों की सेवा के लिए जो संदेश दिया है वो पूरे गुजरात के अंदर गांव और शहर तक जाएगा और हर जगह पे नगर पालिका हो, कॉर्पोरेशन हो या ग्राम्य विस्तार हो, सभी जगह पे लोग बहुत उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए उत्सुक है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत इसलिए सफल नहीं हो सकी क्योंकि दोनों देशों के बीच शर्तों को लेकर मतभेद थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता चाहता था, जबकि ईरान ने साफ कर दिया था कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। उनके मुताबिक इस टकराव का असर वैश्विक राजनीति और शांति पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर बड़े देश आपसी समझ नहीं बना पाए तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। उन्होंने अपील की कि दोनों देश बातचीत का रास्ता फिर से अपनाएं और शांति के लिए काम करें। देखिए, पूरी तरीके से वार्ता विफल हो गई है क्योंकि अमेरिका अपने शराइत के ऊपर चाहता था कि हमारे शराइत के ऊपर समझौता हो, तो अमेरिका की शराइत के ऊपर समझौता नहीं होगा। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हमारे शराइत के ऊपर बात होगी, तुम्हारे शराइत पर बात नहीं होगी। जिस वक्त इस्लामाबाद में पीस टॉक चल रही थी तो मुसलसल इजराइल का पीएम नेतन्याहू पूरी तरीके से बयानबाजी कर रहा था। वो कह रहा था कि हमारे तरफ से हमले जारी रहेंगे ईरान के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल ऐसे बयान आ रहे थे जो पूरी तरीके से हर हक पसंद इंसान की फीलिंग को हर्ट्स कर रहे थे। लिहाजा समझौता होगा तो ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने मैदान जंग में भी फतह हासिल की है और ईरान ने टेबल टॉक पर भी फतह हासिल की है। ईरान ने कहा है कि हम गिर के समझौता नहीं करेंगे, हमें सर कटाना मंजूर है मगर सर झुकाना मंजूर नहीं है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से विकसित हो रहा है लेकिन बढ़ती आबादी के कारण है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक विकास योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ सुविधा बढ़ाना नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करना है। देखिए, बिहार पूरे देश के अंदर सबसे घनी आबादी वाली राज्य है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पटना में काफ़ी ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने और भारत सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर इस बात की चिंता की गई कि पटना के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाया जाए और उसके लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। 150 किलोमीटर डायमीटर का ये रिंग रोड होगा और करीब 15,000 करोड़ की लागत से इस रिंग रोड का निर्माण होगा। पटना के चारों तरफ रिंग रोड बनने के बाद वैशाली, सारण, अरवल, समस्तीपुर, भोजपुर और पटना से कहीं भी निकलना या आना बहुत ही सुगम और सुलभ हो जाएगा। और रिंग रोड की परिकल्पना एकदम दिल्ली के तर्ज पर किया जा रहा है और आने वाले समय में ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है ऐतिहासिक जो है हमारा आवागमन की सुविधा के लिए कदम होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली पार्टियों ने महिलाओं के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, लेकिन अब उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और नीति निर्माण में उनका योगदान मजबूत होगा। उनके मुताबिक यह कदम लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाएगा। देखिए, भारत के संसदीय इतिहास की ये अभूतपूर्व घटना है। कांग्रेस 6 दशकों तक इस देश में हुकूमत में रही। उन्होंने कभी महिलाओं के बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। अब उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनकी हिस्सेदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित करने के लिए संसद के वर्तमान सत्र का ये विस्तार है और 3 दिवसीय इस सत्र में निसंदेह देश का इतिहास रचा जाएगा, जब महिलाएं 2029 में जो उनके लिए परिसीमन के आधार पर जो सीटें तय होंगी वहां से जीत कर आएंगी। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी एक मजबूत विचारधारा और ईमानदारी के आधार पर खड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इस पार्टी को अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और मेहनत से बनाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत है। उनके मुताबिक पार्टी का फोकस विकास और सुशासन पर है, जो जनता के विश्वास को मजबूत करता है। मैं देख रहा हूँ विधानसभा चुनाव से पहले भी चिंता थी, मैं समझे कि इस पार्टी को क्या होगा। अरे ये पार्टी नीतीश कुमार का ईमानदारी से बनाया हुआ पार्टी, अपने खून पसीना से इस पार्टी को बनाया है। और 20 साल से जनता दल यू जो काम किया है नीतीश जी के नेतृत्व में, मैं अपने पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो बिहार के एक एक जनता के दिल में अपने काम से उतरा हुआ है। तो दिल से मिटा दोगे, दिल से मिटा दोगे जेडीयू को लोगों के मन से, दिल से नीतीश कुमार को निकाल दोगे बिहार में? इस जन्म में संभव नहीं है। एक जन्म और लेना पड़ेगा इसके लिए। इस जन्म में संभव नहीं है। 14 करोड़ लोगों के दिल में नीतीश कुमार जदयू है, ये ध्यान रखिएगा। और अपने काम के वजह से है, भ्रष्टाचार के वजह से नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री याद करेगा इस सब चीज को। हम लोग आज बात कर रहे हैं कैमरा के ऊपर, लेकिन हिस्ट्री जज करेगा ना कि कौन आदमी कैसे रहे, कैसा उनका व्यवहार रहा, कैसा उनका काम रहा, कैसा उनका सार्वजनिक जीवन रहा। आज भी कुछ नहीं उनके पास। आप लोग भी यंग पत्रकार हैं। 20 साल के मुख्यमंत्री, 15 साल केंद्र में रेल मंत्री, उनकी संपत्ति क्या है? 1-2 कमरे का घर द्वारका में दिल्ली में है, बस उनका अपना उतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।